Hello and welcome back, guys, in my yet another video. So, in this video, we are going to start about some remaining topics of our audit chapter. We are starting from resignation by auditor, section 140. प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बाकी के जो सेक्शंस थे उसको अच्छे से पढ़ लिया था, एनालिसिस कर लिया था सेक्शन 139 और 140 को अच्छे से। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 140 के अंदर ही रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। ठीक है। अब एक ऑडिटर कैसे रेजिग्नेशन देता है, ओ- इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक दो चीजें और क्लैरिफाई कर देता हूँ। हमारी पिछली 7 क्लासेस हो चुकी है अप्रोक्स, उनको आप जाके देख लो। उसके लिए प्लेलिस्ट क्रिएटेड है चैनल के ऊपर। साथ ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और ईमेल आईडी और वेबसाइट का लिंक भी आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप मुझसे वहां पे कनेक्टेड रह सकते हो। आगे आने वाले वीडियोस के अंदर मैं आपको पूरा लॉग को कवर करवाने वाला हूँ। साथ ही में को अपन टेस्ट सीरीज की भी कुछ टेस्ट लॉन्च करेंगे। तो इसलिए वीडियो को अच्छे से देखो, चैनल के साथ बने रहो, और अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर। देखो, जो रेजिग्नेशन और रिमूवल, एक बार पहले इसमें थोड़ा सा मेजर मेजर डिफरेंस समझ लेते हैं। देखो, रिमूवल और रेजिग्नेशन। देखो, रिमूवल तो क्या होता है कि जैसे किसी को हटा देना, और रेजिग्नेशन खुद से चले जाना। तो लोगों की लैंग्वेज में रेजिग्नेशन जो है एक बड़ा ब्रॉडर टर्म हो जाता है, क्योंकि किसी भी कंपनी से रेजिग्नेशन कोई ऐसे ही नहीं देता। अगर कंपनी में कोई फ्रॉड चल रहा होता है, या फिर कोई ऐसी अनलॉफुल वायलेंस या फिर कुछ भी चल रहा होता है, उस कंडीशन में ही रेजिग्नेशन ज्यादातर आए आते हैं। तो फिर वो मैटर सबसे ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना कि जहां पर भी रिमूवल होगा वहां पर थोड़ी कंडीशन स्मॉल होगी, स्मूथ होगी। लेकिन जहां पर रेजिग्नेशन होगा वहां पे कंडीशन थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी, है ना। तो ये फर्क होता है मेजरली रिमूवल एंड रेजिग्नेशन के अंदर। If auditor has resigned from the company, he shall file within period of 30 days from the date of resignation a statement in form ADT3 with the company and registrar। 30 दिनों के भीतर ADT3 फाइल करना है रजिस्ट्रार को, कंपनी और रजिस्ट्रार को। ठीक है। In case of government companies or companies controlled by central government or state government, the auditor shall also file such statement with SCAG ऑल्सो अलॉन्ग विद द कंपनी एंड रजिस्ट्रार। वही 30 डेज के अंदर फाइल करनी है आपको ADT3 को। बट यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी के केस में केक को करोगे, और वैसे रजिस्ट्रार को आप करोगे। यानी वहां पर तो अपन को नॉर्मल कंपनी के केस में कंपनी प्लस रजिस्ट्रार को करनी है ना, ऑडिटर को। यहाँ पे कंपनी, कैग और रजिस्ट्रार तीनों को करनी है। ठीक है। The auditor shall indicate the reasons and other facts as may be relevant with regard to his resignation in the statement। ठीक है, सारी बातें वो लिखेगा कि भाई उसका रेजिग्नेशन क्यों दे रहा है, किस वजह से दे रहा है। तो पूरा का पूरा क्लेरिफिकेशन देना पड़ेगा। पेनल्टीज हम स्किप करते हैं। ठीक है। स्पेशल नोटिस फॉर रिमूविंग ऑडिटर बिफोर द टर्म ऑफ हिज एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। मतलब क्या है कि टर्म कंप्लीट नहीं हुआ, टर्म अभी बाकी है, लेकिन ऑडिटर क्या कर रहा है कि एडिटर को रिमूव किया जा रहा है एक स्पेशल नोटिस के थ्रू। ठीक है। इफ द रिटायरिंग ऑडिटर हैज नॉट कंप्लीटेड द a consecutive tenure of 5 years or other case may be 10 years as the provided in section 2 of section 139, special notice shall be required for resolution at an AGM appointing as auditor a person other than a retiring auditor or providing expressly that a retiring auditor shall not be reappointed। ठीक है। तो हमको AGM में क्लियरली बताना पड़ेगा कि जो अपॉइंट हो रहा है, नया ऑडिटर जो अपॉइंट होएगा, वो रिटायरिंग ऑडिटर नहीं होगा, वो रिमूव किया जा रहा है। ठीक है।
On receipt of notice of such a resolution, the company shall forthwith send a copy thereof to the retiring auditor. Where notices is given of such a resolution and the retiring auditor makes with respect thereto representation in writing to a company to the company not exceeding a reasonable length and request its notification to members and the company share unless the representation is received by it too late or it too do so. ठीक है, अगर रिमूवल हो रहा है तो उसको कंपनी को एक राइटिंग में रीजनेबल देना पड़ेगा कंपनी को मेंबर्स को कि भाई हम इस वजह से इस ऑडिटर को रिमूव कर रहे हैं ना। इन इन ये जो नोटिस के अंदर देखो ये दो चीजें जाएगी। नोटिस के अंदर रेजोल्यूशन जाएगा मेंबर्स के लिए जिसमें फैक्ट जाएगा रिप्रेजेंटेशन का और एक कॉपी जाएगी रिप्रेजेंटेशन की एवरी मेंबर को, है ना, ऑफ द कंपनी टू हुम नोटिस इज टू बी सेंड। ठीक है, अगर रिप्रेजेंटेशन की कॉपी नहीं जाती है और लेट हो जाती है तो ये एक तरीके से कंपनी का डिफॉल्ट होगा और जो ऑडिटर होगा, है ना, वो उसके ऊपर थोड़ा सा या फिर ऑडिटर जो होगा वो अपने रिप्रेजेंटेशन को रीड कर सकता है मीटिंग के अंदर। ठीक है, आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, है ना, कि एक ऑडिटर की क्या एलिजिबिलिटी क्या क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर, ए पर्सन शेल बी eligible to be appointed as an auditor if he is a chartered accountant within the meaning of chartered accountant is 1949। एक सीए होना चाहिए। ए फर्म, मैं एक बार वापस से क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर जो हम ऑडिट की बात कर रहे हैं वो स्टेट ऑडिट की बात कर रहे हैं, स्टेटस ऑडिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ना कि हम यहाँ पे कॉस्ट ऑडिट और सेक्रेटरियल ऑडिट की बात करें तो यहाँ पर तो सीए ही होना चाहिए। ठीक है, ओके। A firm whereof majority of partners practicing in India are qualified for appointed as aforesaid, मतलब जो भी फर्म अपॉइंट हो रही है उसमें क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स ये ही होने चाहिए मेजोरिटी में। अगर कोई एलएलपी है ना, और वो ऑडिटर अपॉइंट हो रही है कंपनी की तो जो पार्टनर्स है वो चार्टेड अकाउंटेंट्स होने चाहिए। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशंस क्या है, ये सेक्शन आप थोड़ा सा याद रख सकते हो सबसेक्शन के साथ में। डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ऑडिटर सेक्शन 141 सबसेक्शन 3। एक बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी, है ना, डिस्क्वालीफाई है, मतलब एलएलपी तो क्वालिफाई है लेकिन अदर देन एलएलपी जितने भी बॉडी कॉर्पोरेट्स है वो सब डिस्क्वालीफाई है ऑडिटर बनने के लिए। एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, a person who is a partner or who is an employment of an officer or employee of the company, मतलब क्या है कि पार्टनर है एम्प्लॉयमेंट में ये ऑफिसर है वो ऑडिटर नहीं बन सकता। ए पर्सन हु इज रिलेटिव और ए पार्टनर, अब ये थोड़ी सी कंडीशन अच्छे से याद रखना, यहाँ पर मैं सी एच ए से बोलूंगा, सी एच एस ए, आप इसको कैश भी बोल सकते हो या कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, इसका मीन क्या है, कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी। एक मिनट, अब ये कुछ लिमिट्स है जो कि इनसे रिलेटेड है ना, केस से। इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी ऑफ इंटरेस्ट इन द कंपनी और इट्स सब्सिडरी, मतलब कंपनी में, होल्डिंग कंपनी में, सब्सिडरी कंपनी में, एसोसिएट कंपनी में, बार बार नहीं बोलूंगा, सीएचएसए के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, है ना, लेकिन रिलेटिव इंटरेस्ट रख सकते हैं, सिक्योरिटी इंटरेस्ट रख सकते हैं, लेकिन अप टू 1 लाख रुपीज तक। ठीक है ना, बाकी आपको ये ध्यान रखना है कि वो इंडेप्टेड नहीं होना चाहिए। अगर मान लो कि इंडेप्टेड है, इंडेप्टेड का मतलब जो ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है उसने कंपनी से लोन ले रखा है तो फिर, और वो भी लोन 5 लाख से ज्यादा एक्सीड कर रहा है ना, तो भी वो ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। ठीक है, आप खुद सोचो ये कंडीशंस क्यों बनाई गई है। ऑडिटर जो होता है वो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करता है कंपनी का। अगर वो ऑडिटर ही डिपेंडेंट होगा, ऑडिटर ही
उसका कुछ इंटरेस्ट होगा कंपनी के अंदर, तो वो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कैसे करेगा? तो ना तो वो किसी प्रकार के लोन में डूबा हुआ होना चाहिए कंपनी के, ना ही उसका कोई इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है तो इसके रिलेटिव का भी नहीं होना चाहिए, अप टू जो लिमिट बताई गई है वहां तक, ठीक है। कोई गारंटी गिवन नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। वो एक्सेस ऑफ 1 लाख रुपीज तक, ठीक है। तो ये कंडीशंस है। देखो, a person or a firm whose whether directly or indirectly has business relationship with the company, ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो CHSA के अंदर कुछ कहीं पे भी होना हो। अब देखो ये कंडीशन को मैं थोड़ा प्रैक्टिकली समझा देता हूँ ना। एक ए कंपनी है, ये होल्डिंग कंपनी है, इसकी सब्सिडरी है बी कंपनी, ठीक है। और यहाँ पर है राम। राम ने क्या कर रखा है कि इस कंपनी से लोन ले रखा है, एक तरीके से 10 लाख रुपए का, ठीक है। राम ऑडिटर अपॉइंट होना चाहता है ए कंपनी के अंदर, है ना, लेकिन नहीं हो सकता क्योंकि वो इसकी CHS है, मतलब सब्सिडरी कंपनी के अंदर उसने लोन ले रखा है, ठीक है। तो यही कुछ कंडीशंस है। A person who is a relative is a director or is in the employment of the company or key manager person, है ना। अगर वो डायरेक्टर है ये फिर KMP है तो भी वो अपॉइंट नहीं हो सकता है ना। अब यहाँ पे एक ऑडिट की लिमिट है कि अगर एक व्यक्ति अपने जीवन काल के अंदर 20 कंपनी की ही ऑडिट कर सकता है, ठीक है, अदर देन 1 पर्सन कंपनी, है ना। तो अगर ये लिमिट पूरी हो गई है तो भी आप अपॉइंट होने के काबिल नहीं बचे हो, ठीक है ना। अभी 20 कंपनी के अंदर कौन कौन सी कंपनी इंक्लूड होगी? सभी पब्लिक कंपनीज, है ना, और प्राइवेट कंपनीज जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है। अगर आपने प्राइवेट कंपनी की ऑडिट करी जिनकी कैपिटल 100 करोड़ तक ही है, तो फिर आप 20 से ज्यादा की भी ऑडिट कर सकते हो, वो काउंट नहीं होगी। अगर कोई पर्सन कोर्ट द्वारा कन्विक्टेड हुआ है किसी ऑफेंस में और फ्रॉड में, और उसको 10 साल से ज्यादा, उसको उसको 10 साल इलेप्स नहीं हुए उस बात को, है ना, उस कन्विक्शन को, तो भी वो एलिजिबल नहीं होगा। अगर किसी पर्सन का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो रेफर कर रहा है सेक्शन 144 की सर्विसेज, व्हाट इज 144? 144 इज द प्रोहिबिटेड सर्विसेज सेक्शन, ठीक है। इसमें कुछ सर्विसेज बताई गई है जो कि प्रोहिबिटेड है। अब जैसे ये सेक्शन का आया रेफरेंस तो मैं इसको यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। तो ये कुछ प्रोहिबिटेड सर्विसेज है जिनको मैंने यहीं पे लिस्ट डाउन कर दिया है, तो आप इसको अपनी कॉपी में उतार सकते हो। तो ये कुछ प्रोहिबिटेड सर्विसेज है जो कि एक ऑडिटर कंपनी को या फिर CHSA को नहीं दे सकता है, ठीक है। इंटरनल ऑडिट की सर्विस नहीं दे सकता बिल्कुल भी, एक्चुरियल सर्विसेज नहीं दे सकता, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज नहीं दे सकता, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज नहीं दे सकता, मैनेजमेंट की कोई सर्विसेज नहीं दे सकता, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आउटसोर्स नहीं कर सकता, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग की सर्विसेज नहीं दे सकता, और डिजाइन एंड इम्प्लीमेशन की सर्विसेज नहीं दे सकता। अब मैं रीजन बताता हूँ सबके, है ना, ठीक है। अपन ने ये तो पढ़ लिया कि ये सर्विसेज नहीं दे सकता एक ऑडिटर कंपनी को, लेकिन क्यों नहीं दे सकता? अब आप खुद सोचो, कोई कंपनी है जो कि है ना एक IPO लॉन्च करना चाहती है, या फिर उसका उसकी सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेड हो रही है, या फिर किसी भी रीजन की वजह से अगर वो ऑडिटर उसको इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज दे रहा है, बैंकिंग सर्विसेज दे रहा है, तो एक तरीके से उसका डेटा लीक होने की काफी ज्यादा गुंजाइश हो जाती है, ठीक है। और अगर ऑडिटर ही इंटरनल ऑडिट करेगा तो उसमें ट्रांसपेरेंसी कहाँ रहेगी? एक्चुरियल एक्चुरियल सर्विसेज देगा, यहाँ एक्चुरियल सर्विसेज है ना, एक्चुरियल सर्विसेज देगा तो उसमें ट्रांसपेरेंसी कहाँ रहेगी, ठीक है। अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज एक ऑडिटर दे रहा है और उसी को चेक कर रहा है, तो ये तो फिर क्या हुआ कि खुद ही ने काम किया और खुद ही चेक कर रहे हो, तो इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती, तो ये सर्विसेज बिल्कुल प्रोहिबिटेड है।
अगर ऑडिटर इन सर्विसेज में लिप्त पाया जाता है तो वो हमेशा के लिए या फिर उस कंपनी से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। ठीक है। अगर किसी भी ऑडिटर का वेकेशन होता है ऑफिस का, ठीक है, तो इफ ए पर्सन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ ए कंपनी इनकर्स एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 जो कि हमने ऊपर पढ़ा, he shall be deemed to have vacated his office, such vacation shall be deemed to be a casual vacancy of the office of auditor। और कैजुअल एक वैकेंसी को कंपनी के अंदर बीओडी फाइल करता एंड फिल करता है 30 डेज के अंदर, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही पिछले प्रीवियस वीडियो के अंदर देख लिया था। ठीक है। रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर, देखो अब रेमुनरेशन कैसे डिसाइड होता है, हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही रेमुनरेशन डिसाइड करता है ऑडिटर का। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। The remuneration of the auditor of a company shall be fixed by the company in the general meeting or in such manner as the company in general meeting may determine। है ना, जनरल मीटिंग में कंपनी बता सकती है। इन केस ऑफ फर्स्ट ऑडिटर रेमुनरेशन में भी फिक्स बाय द बोर्ड। ठीक है। The remuneration mentioned aforesaid shall, in addition to the fee payable to an auditor, includes expenses, if any, incurred by the auditor in connection with the audit of the company or any facility extended by him, but the remuneration does not include any remuneration paid to him or any other services rendered by him at the request of the company। ठीक है, अब इसका मीन क्या है? इसका मीन ये है कि ऑडिट से रिलेटेड रेमुनरेशन तो ऑडिटर को मिलेगी ही, साथ में ऑडिट से रिलेटेड जो भी खर्चे हुए हैं जो कि ऑडिटर ने इनकट किए हैं उनका रिम्बर्समेंट कंपनी द्वारा ऑडिटर को मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम ऑडिट अगर कोई और सर्विसेज वो कंपनी को दे रहा है तो वो इसमें काउंट नहीं होगी और वो रेमुनरेशन नहीं कहलाएगी। ठीक है। पावर्स ऑफ एन ऑडिटर, सेक्शन 143। अब एक ऑडिटर के क्या क्या पावर्स होते हैं? एक्सेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड वाउचर। ठीक है, बुक्स एंड अकाउंट्स एंड वाउचर्स को एक्सेस कर सकता है इजीली। एंटाइटल टू हैव नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, अगर किसी भी प्रकार की किसी भी डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन चाहिए और उस डिपार्टमेंट की ऑडिट चल रही है तो यू हैव टू बी गिव एनी इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड बाय एन ऑडिटर। जो भी एम्प्लॉइज होंगे जो भी ऑफिसर्स काम कर रहे होंगे उनको ऑडिटर को इंफॉर्मेशन देनी ही पड़ेगी। ठीक है। मैटर्स ऑफ इंक्वायरी, जैसे मान लो किसी भी प्रकार के मैटर में इंक्वायरी चल रही है, चाहे वो लोन से रिलेटेड हो, पर्सनल एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो, चाहे वो डायरेक्टर के पर्सनल एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो कि कंपनी में चार्ज हो रहे हैं, तो वो इजीली उसको पावर है ऑडिटर को, वो जाके क्वेश्चंस कर सकता है कि ये एक्सपेंसेस कहाँ से आए, इसका कोई एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। तो ये सारे मैटर्स ऑफ इंक्वायरी के अंदर आते हैं, आप इसको खुद से रीड कर सकते हो। एक्सेस टू रिकॉर्ड ऑफ ऑल इट्स सब्सिडरी। ठीक है, किसी भी कंपनी की सब्सिडरी से जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो वो सारे के सारे वो रिकॉर्ड कर सकता है, उसका एग्जामिन कर सकता है, उसकी चेकिंग कर सकता है ऑडिटर। पावर्स के बाद हम देखेंगे ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, एक ऑडिटर की क्या क्या ड्यूटीज होती है। ऑडिटर सबसे पहले क्या बनाएगा, एक रिपोर्ट बनाएगा जो कि मेंबर्स के सामने पब्लिश होगी on the accounts examined by him and on every financial statement which is required by or under this act or laid before the companies in general meeting। इस एक्ट के अंदर जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, ठीक है, उनको जनरल मीटिंग में प्रस्तुत करना, प्रेजेंट करना भी एक ऑडिटर का कर्तव्य होता है। जो ऑडिटर रिपोर्ट बनाएगा वो प्रॉपर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर होनी चाहिए, उसका यूज करते हुए होनी चाहिए। जो ऑडिटर होगा वो एक्सप्रेस करेगा अपनी ओपिनियन ऑन अकाउंट्स, ये नहीं कि एक बार प्रेजेंट करके बैठ गया, लेकिन आज जब भी उसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी तो वो अपने ओपिनियन को प्रेजेंट करेगा कि ये फिगर ऐसा आया, ये एक्सप्लेनेशन इसके लिए ये जानी चाहिए। ठीक है। ऑडिटर जो होगा वो अपनी रिपोर्ट में ये सब भी बता सकता है कि जो इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन है वो कहाँ से या फिर उसके किस नॉलेज, ये किस पर्पज से वहां पर ली गई है। प्रॉपर एग्जामिनेशन होगा, ओपिनियन दिया जाएगा और लॉ के जो सेक्शन है वो रेफर किए जाएंगे जब एक ऑडिटर अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है।
जो भी ओपिनियन होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेट करते हुए होने चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या फिर इंड से, ए से फिर ई एस, इंड से, ठीक है। ठीक है, ये सब एक बार आप खुद से रीड कर लोगे नॉर्मल नॉर्मल से प्रोविजन से, तो मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ, है ना, ताकि हम अपने सिलेबस को फटाफट से कर सके। जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको पढ़ाता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है। ये सब आप खुद से रीड करोगे। ऑडिट ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिट से रिलेटेड सेक्शंस देखते हैं, है ना। इन केस ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी और एनी अदर कंपनी ओन्ड एंड कंट्रोल बाय एसीजी और एसजी और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, जो केग होगा वो अपॉइंट करेगा ऑडिटर, जो कि हमने बस देख लिया कि केग ही अपॉइंट करता है। और हमने उसमें कैसा क्लॉज देखा था, फॉर योर रिमेम्बरिंग, 60 30 60, 60 प्लस 30 प्लस 60। जिसने प्रीवियस वीडियो देखा होगा वो आराम से समझ पा रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये अकेग अपॉइंट करेगा। द ऑडिट रिपोर्ट अमंग अदर थिंग्स इंक्लूड, ये ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा, जो डायरेक्टर होंगे, इफ कंट्रोल, जो भी डायरेक्टर से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट होगी, कोई एक्शन अगर टेकन किया है, नहीं टेकन किया जाना चाहिए या फिर होना चाहिए वो, है ना। और इम्पैक्ट किया जा रहा है अकाउंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, है ना, कंपनी के। जो केग होगा वो विद इन 60 डेज ऑफ डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, वो उसके पास क्या क्या राइट है, वो सप्लीमेंट्री ऑडिट कंडक्ट करवा सकता है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक बार देख सकता है और अच्छे से एक बार एनालिसिस कर सकता है, और जो भी फर्निश की गई रिपोर्ट उसको एक बार रिवाइज भी करवा सकता है, ठीक है। कोई भी कमेंट्स है वो केक अपने प्रस्तुत कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर, है ना। टेस्ट ऑडिट हो सकती है, अगर यानी मेंबर्स के सामने पास में, यानी के सामने प्रेजेंट होने से पहले एक टेस्ट ऑडिट भी हो सकती है, ठीक है। देखो, ब्रांच ऑफिसेस की जो कंपनी की कोई भी ब्रांचेस होती है तो उसकी ऑडिट भी सेम वैसी ही होती है जैसे कि हम मेन कंपनी की करते हैं, ठीक है। अगर कोई आउटसाइड इंडिया की कोई है तो उसको कौन करेगा, है ना, कंपनी का ऑडिटर या फिर कोई अकाउंटेंट भी कर सकता है, जो आउटसाइड कंपनी, आउटसाइड इंडिया की जो ब्रांचेस है उनकी ऑडिट, ठीक है। ड्यूटीज एंड पावर सेम होते हैं, जो कि नॉर्मल कंपनी के होते हैं, जो कि ब्रांच ऑडिटर के भी सेम बिल्कुल होते हैं कोई कभी, है ना। वही रिपोर्ट प्रिपेयर करके मेन ब्रांच को दी जाती है, हेड ब्रांच को दी जाती है, और फिर उसको डेल किया जाता है और फिर मेंबर के सामने प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और अगर कोई प्रोविजन है रिपोर्टिंग फ्रॉड वगैरह से रिलेटेड तो वो ऑडिटर को क्यों बताना, ये उसकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। कंसर्न ब्रांच से, जैसे मान लो कि हेड ऑफिस से बताना, रे यार, है ना, ब्रांच ऑफिस में कोई फ्रॉड हो रहा है तो उसको हेड ऑफिस से बताना एक ऑडिटर का कर्तव्य होता है, इसकी जिम्मेदारी होती है। अब ये सर्विसेज अपन पहले ही देख चुके हैं, पहले डील कर चुके हैं, सेक्शन 144 प्रोहिबिटेड सर्विसेज, अभी मैंने आपको बताया कुछ मिनट्स पहले, है ना, कि ये सर्विसेज नहीं दे सकता एक ऑडिटर कंपनी को, है ना। ऑडिटर साइन करेगा ऑडिट रिपोर्ट, सेक्शन 145 में ये उसकी पावर होती है। अटेंड करेगा जनरल मीटिंग, सेक्शन 146 के अंदर, है ना। ये खुद से रीड कर सकते हो आप सेक्शन, बस इंफॉर्मेशन के लिए आपको सेक्शन नंबर भी याद नहीं करने हैं इसके अंदर ना। कॉस्ट ऑडिट, पनिशमेंट और पेनल्टी से हम पढ़ते नहीं है, कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट ऐसे तो हमारे पेपर नंबर 17 में अच्छे से डिफाइन है, जो कि हमारा कॉस्ट ऑडिट करके ये पूरी एक बुक है, ठीक है। तो अब इसके अंदर कॉस्ट ऑडिट के अंदर हम देखेंगे कि भाई जो कॉस्ट ऑडिटर होता है वो एक कॉस्ट अकाउंटेंट होना चाहिए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, यानी सीएमए, यानी आप लोग होने चाहिए, फ्यूचर सीएमएस होने चाहिए, है ना। तो एक सीएमए ही कॉस्ट ऑडिट कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। जैसे कि एक स्टेट ऑडिट सीए कर सकता है और सेक्रेटरी ऑडिट सीएस कर सकता है, तो कॉस्ट ऑडिट एक हमारा इंक्लूसिव क्राइटेरिया है, ठीक है। तो इसमें फॉर्म्स जाते हैं, अच्छे से आपको पता ही है, अगर आपने पेपर नंबर 17 पढ़ा था, सीआरए 1 2 3 4, है ना, 4 फॉर्म्स है हमारे पास में, है ना, ठीक है। तो
ये फॉर्म्स जाते हैं एक कॉस्ट ऑडिट के अंदर, वही सब इसमें लिखी हुई है बातें। तो आप इसको भी खुद से रीड कर सकते हो, कुछ भी नहीं, जरा सा थोड़ा सा सेक्शन है, तो आप खुद से रीड कर सकते हो कॉस्ट ऑडिट को। कारो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, और कारो जो भी है इस मॉड्यूल में अपडेटेड नहीं है, तो मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में या फिर कंपनी लो जब एंड हो रहा होगा तो मैं आपको कारो अच्छे से बताने वाला हूँ। ठीक है, एक क्लास हम कारो के ऊपर रखेंगे। तो ऐसे करके हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है 1.4, अकाउंट्स एंड ऑडिट। तो ऑडिट हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया, अकाउंट्स अच्छे से कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा वो बीओडी होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड की मैनेजर पर्सन। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा वेटेज सिक्योर करता है, काफी ज्यादा मार्क्स सिक्योर करता है ये चैप्टर, तो आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। और होप सो ये 8th वीडियो है, 8th क्लास है, तो आप इस 8 क्लासेस को फटाफट से रेप अप कर ले, और नेक्स्ट क्लास में जल्द से जल्द आपके बीच में लेके आने वाला हूँ। ठीक है, अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो अपना जो भी रिव्यूज या फीडबैक्स है वो आप कमेंट्स में दे सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो वो बिल्कुल मैं करूंगा, और अगर आपको वीडियोस या क्लासेस अच्छी लग रही है तो वो भी आप अप्रिसिएशन अपने हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना मत भूलना, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, हमें साथ में आगे बढ़ना है, साथ में ही सीए में क्रैक करना है, हमेशा हेल्पिंग हैंड बने सबका। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।